आरडी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के बेहतरीन वीडियो में रीजनिंग के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। कोई समय बर्बाद ना करके हम वीडियो को यूं ही शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। आपको प्रश्नवाचक यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या आएगा, जिस तरह से 0 आया, 1 आया, उसी तरह से यहाँ पे वो अंक आएगा इन चारों ऑप्शन में से। इसके लिए सबसे पहले हम 0 को देखेंगे कैसे आया। यदि हम 9 और 4 का गुणा करा दें तो 9 चौक कितना होगा, 36 होगा। ठीक उसी तरह से 6 और 6 का गुणा करा दें तो 36 होगा। और यदि इन दोनों को घटा दें तो 0 आ जाएगा, जो कि बीच में रखा गया है। ठीक उसी तरह से यदि 12 का 4 में गुणा कराएंगे तो 48 होगा। और 7 और 7 का गुणा कराएंगे तो 49 होगा। अगर हम 48 और 49 को घटाएं, इनका अंतर करें तो अंतर इनका 1 आएगा, तो 1 बीच में रखा गया है। यदि 16 और 3 गुणा कराएंगे तो 16 तियाँ 48 होगा। ऐसे ही 8 और 6 का गुणा कराएं तो 8 छक 48 होगा। इनको अगर अंतर निकालें तो इनका अंतर 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 भरा जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। हमें आशा है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ गए। यहाँ पे कहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा। देखिए, हमारे वीडियो में किसी भी तरह की बकवास नहीं होती, केवल क्वेश्चन और आंसर की बात होती है। इसलिए वीडियो हमारे बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, छोटे होते हैं पर बहुत ही बेहतरीन होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वाचक आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या रखा जाएगा, जैसे 5 आया, 13 आया, ऐसे ही यहाँ का अंक लाएंगे। इन दोनों से क्या ऐसा करें कि 5 आए, 12 और 5 से क्या करें कि 13 आए। ऐसे ही 8 और 6 से यहाँ का अंक मिलेगा। सबसे पहले इसके लिए अगर आप ध्यान से देखें, 3 को वर्ग कर दें तो 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा। 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा। यदि इन दोनों को जोड़ करके इसका वर्गमूल ले लें तो जोड़ने पर कितना होगा, 25, और वर्गमूल कितना होगा, 5। तो इस तरह से 5 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से 12 का हम वर्ग करेंगे तो 144 होगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 होगा, और इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 13 आ जाएगा। ऐसे ही 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 होगा। 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100 होगा। 100 का वर्गमूल लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये 10 हमारा बी ऑप्शन में दिया है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे 10 भरा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सही विकल्प क्या होगा। इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। आपको पता है यहाँ पे खाली जगह भरा गया है, और इस बीच में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखें कि बराबर 4 बन जाए। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे भाग कहाँ पे हो रहा है। जहाँ पे भाग होगा वहीं पे सबसे पहले भाग वाले को रख के चेक करेंगे। तो भाग यहाँ पे हो रहा है, 5 और 5 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे भाग कर देंगे। तो सबसे पहले भाग आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐसे 2 ऑप्शन हैं जहाँ भाग दिख रहा पहले, तो हमारा ये 2 ऑप्शन गलत हुआ। अब इन दोनों में चेक करना है कौन सा सही होगा। तो इसके लिए हमें पता है, अगर हम बी को लें तो सबसे पहले यहाँ भाग दिया है तो यहाँ भाग आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, माइनस, तो यहाँ बीच में माइनस कर देंगे। उसके बाद दिया है प्लस, यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब इसको हम हल करेंगे। 5 में 5 से भाग करना है तो कितना होगा, 1 होगा। और -3 को उतार लेना है, +6 को भी उतार लेना है। उसके बाद 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 कितना होगा, 7 होगा, और ये -3 उतार लेंगे। अब 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। 4 हमारा इसका आंसर देखिए आ गया। ठीक है, तो बी वाले ऑप्शन को रखने से 4 आंसर हमारा आ गया, तो हमारा भी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा। आपका प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ लॉजिक ढूंढते हैं। बाकी के अंक किस विधि से लिखे गए हैं उसी तरह से यहाँ का अंक लिखा जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2, 3, 5, 7 और 11 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा। इसके लिए 2 से 3, 5, 7, 11 कैसे आया, उसी तरह से यहाँ का क्वेश्चन वाला अंक आएगा। अगर आप देखेंगे तो 1 जोड़ने पर 3 तो आ जाएगा, फिर यहाँ 2 जोड़ना पड़ रहा, फिर 2, फिर 4। तो इस तरह से लॉजिक नहीं बन पा रहा है। घटा के भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, भाग करके भी नहीं, यानी यहाँ जोड़ घटाना गुणा भाग का नियम नहीं लगेगा। फिर किस स्थिति से ये लिखा गया है, अगर आप ध्यान देंगे तो 2, 3, 5, 7, 11 लगातार अभाज्य वाली संख्याएं लिखी गई हैं। तो इसी तरह से 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो 11 के बाद 13 अभाज्य संख्या आता है। तो 13 हमारा ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा। आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा। आप देख रहे हैं पहले 123, 234, 345 लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा। इनको जोड़ करके, घटा करके, गुणा या भाग करके क्या आप आगे बढ़ा सकते हैं, इसको ला सकते हैं। तो इस स्थिति से तो ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ लगातार संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पहले 1, 2, 3 लिखा गया, फिर 2, 3, 4 लिखा गया, फिर 3, 4, 5 लिखा गया। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ क्या लिखा जाएगा, 4, 5 और 6 लिखा जाएगा, क्योंकि बाकी के जो पिछले वाले 2 अंक हैं ये आगे भी मिलते हैं। ऐसे यहाँ 34 है तो यहाँ भी 34 है, फिर यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 रहेगा, और हर एक अंक में अगली संख्या लिखी गई है, तो यहाँ 5 के बाद 6 आएगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 4, 5, 6 यानी कि 456, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। हमें आशा है यहाँ पे जितने क्वेश्चन बताए हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको यहाँ पे सही वेन आरेख चुनना है। जन्म, मृत्यु, जीवन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही संबंध को दर्शाता है। इन तीनों के संबंध में, जन्म, मृत्यु और जीवन के संबंध में क्या आप समझ सकते हैं। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को दूसरे तक की शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दूसरे तक की शेयर करने से उनकी मदद होती है और वो आपकी मदद करते हैं। एक दूसरे की तैयारी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। केवल अपनी तैयारी करें तो ये अच्छा नहीं होता। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करके उनकी तैयारी में अपना सहयोग दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।